हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज का हमारा टॉपिक है गुप्त वंश। ये भी एक मौर्य वंश का ही टॉपिक है। तो ये मौर्य वंश जो था, तो ये वो पहला पार्ट मैंने अपलोड कर दिया। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी और आप उसको देख लेना, ठीक है। और उसके बाद आप इसको देखोगे तो ही आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त को पुष्यमित्र ने युद्ध में पराजित कर शुंग वंश की स्थापना की थी। मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो बृहद्रथ था। तो बृहदत्त को पुष्यमित्र ने युद्ध में पराजित कर दिया और फिर शुंग वंश की स्थापना की थी। शुंग वंश के बाद वासुदेव आए। वासुदेव ने कर्ण वंश की स्थापना की थी। देखो यहाँ पे शुंग वंश ना था, जो इसने जो पुष्यमित्र था, इसने शुंग वंश की स्थापना की थी। और फिर जो वासुदेव आए थे, वासुदेव ने कर्ण वंश की स्थापना की थी, ठीक है। फिर सिमुक ने सातवाहक वंश की स्थापना की और इसके बाद में इस वंश के अंतिम शासक सातकर्णी को युद्ध में पराजित कर श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना कर दी, ठीक है। तो हम इसको एक बार ऐसे ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। तो जो ये पुष्यमित्र था, ये शुंग वंश की स्थापना इसने की थी। और इसके बाद जो वासुदेव आया, वासुदेव ने पुष्यमित्र को पराजित करके कर्ण वंश की स्थापना की थी, ठीक है। फिर सुमुक आया और सिमुक ने वासुदेव को पराजित करके सातवाहक वंश की स्थापना की थी। फिर इनके बाद आया था श्रीगुप्त, और श्रीगुप्त ने सिमुक को पराजित करके गुप्त वंश की स्थापना की थी, ठीक है। तो हम जानते हैं कि श्रीगुप्त था कौन। तो श्रीगुप्त ने भारत के 6 महाजनपदों को जीता था। इसके बाद घटोत्कच आया और फिर चंद्रगुप्त प्रथम अगला शासक बना था, ठीक है। श्रीगुप्त के बाद जो अगला शासक बना था वो चंद्रगुप्त प्रथम था। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी देवी के साथ विवाह किया था और गुप्त वंश की स्थापना इसी शासक चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा किया गया था। जो ये गुप्त संवत की स्थापना की गई थी, ये चंद्रगुप्त प्रथम ने ही की थी, ठीक है। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने विवाह किससे किया था, तो ये लिच्छवी की राजकुमारी देवी के साथ किया था, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम और लिच्छवी राजकुमारी देवी का पुत्र समुद्रगुप्त था, ठीक है। वो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद अगला शासक बना, ठीक है। जो ये समुद्रगुप्त था, ये चंद्रगुप्त प्रथम और लिच्छवी राजकुमारी देवी का पुत्र था। चंद्रगुप्त जो समुद्रगुप्त था, ठीक है, यह एक संगीत प्रेमी था। तो यह एक संगीत प्रेमी शासक था और इसने अपने सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए देवी की मूर्ति अंकित करवाई थी। जो समुद्रगुप्त था, ये मतलब कि संगीत प्रेमी था, मतलब संगीत वगैरह में बहुत ज़्यादा रुचि रखता था, ठीक है। तो इसने मतलब मोहरे बनवाई थी, जो सिक्के बनवाया था उसमें इसने बीड़ा बजाते हुए देवी की को मूर्ति का चित्र बनाया था, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है, महापराक्रमी होने की वजह से इसे भारत देश का नेपोलियन भी कहा जाता था। जो ये समुद्रगुप्त था, ये बहुत ही पराक्रमी था, तो इसकी वजह से इसको भारत देश का नेपोलियन भी कहा जाता था। इसके बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय अगला शासक बना, ठीक है। समुद्रगुप्त के बाद जो शासक बना था अगला शासक, वो चंद्रगुप्त द्वितीय था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो था, इसको हम विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। इसने शको अर्थात विदेशी के आक्रमण को विफल किया था, ठीक है। भारतीय इतिहास में सबसे पहले चांदी के सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही चलाए थे। जो भारतीय इतिहास है, ठीक है, भारतीय इतिहास में सबसे पहले जो चांदी के सिक्के चलवाए थे तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलवाए थे। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि जो सिक्के चलवाए गए थे वो किसने चलवाए थे भारतीय इतिहास में, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलवाए थे, अर्थात विक्रमादित्य ने। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कालिदास, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, सुश्रुत इत्यादि प्रसिद्ध विद्वान रहते थे। आर्यभट्ट एक वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे और इसी ने सूर्य सिद्धांत की रचना की थी। जो आर्यभट्ट थे, ये एक वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे और इन्होंने ना सूर्य सिद्धांत की रचना की थी। वराहमिहिर एक खगोल शास्त्री थे। कालिदास ने मेघदूत और कुमार संभवम की रचना की थी। कालिदास की 2 रचनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 2 रचनाएं कभी कभी एग्जाम में पूछ भी लेता है, ठीक है। कभी कभी क्या है, हर एक एग्जाम में आता है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखना। और मैं आपको जो भी कंटेंट बता रही हूँ ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, तो आप लोग इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत करना। आप इसको एग्ज़ाम के
तैयारी के लिए आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये मेरी शॉर्ट नोट्स हैं और जो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है। तो आप लोग इसको बिल्कुल नज़रअंदाज मत करना और अच्छे से इसको अपनी नोट कॉपी में लिख लेना और वहाँ पे अच्छे से इसको डेली बेसिस पे रिवीजन करते चलना, जिससे कि आपका कोई भी टॉपिक छूटे ना, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो शासनकाल भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहलाता है। जो चंद्रगुप्त द्वितीय का जो शासनकाल था, ये भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहलाता है। इसके बाद में अगला शासक जो था, ये कुमारगुप्ता था, कुमारगुप्ता बना, ठीक है। तो ये गुप्ता जो था, ये नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना कुमारगुप्त ने ही की थी। मतलब जो नालंदा यूनिवर्सिटी है, जो नालंदा विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना कुमारगुप्त ने की थी, ठीक है। इसके बाद इसका अगला शासक स्कंदगुप्त बना। स्कंदगुप्त भारत में ज़्यादा कृत्रिम झीलों का निर्माण स्कंदगुप्त ने ही करवाया था। तो जो भारत में सबसे ज़्यादा कृत्रिम झीलों का निर्माण करवाया था, तो वो स्कंदगुप्त ने करवाया था, ठीक है। तो गुप्त वंश का अंतिम शासक जो था, वो भानुगुप्त हुआ था, ठीक है। आप लोग इसको ध्यान में रखना कि गुप्त वंश का जो अंतिम शासक था, वो भानुगुप्त था। तो इसलिए आप लोग इसको ध्यान में रखते हुए हम चैप्टर को यहीं पे ख़त्म समाप्त करते हैं। और कल का हमारा दूसरा टॉपिक होगा, तो इसलिए आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना और अभी आप इसको पढ़ो, ठीक है। दिन में आप इसको नोट करो कॉपी में, ठीक है। और उसके बाद आप सुबह अपना जो भी है अलार्म लगा लिया करो, 4 बजे का, 3 बजे का, और उस टाइम उठने के बाद ना आप इसको पढ़ो, रिवीजन करो अच्छे से, रट्टा मत मारो, बस उसको पढ़ो अच्छे से, समझो कि क्या चीज़ लिखा है और क्या नहीं लिखा है, ठीक है। बस समझने की कोशिश किया करो, रट्टा मत मारा करो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के राधे राधे। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताना, और आपको और किस सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट से चाहिए, ठीक है, आप कमेंट करके बता देना। और अपने दोस्तों को भी शेयर करना, जिससे कि वो भी आगे की अपनी तैयारी अच्छी से कर सके, ठीक है। राधे राधे।